सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। 15 मार्च 2025 को 12th क्लास का हिंदी ऐच्छिक का फाइनल एग्जाम है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास के हिंदी ऐच्छिक के आधुनिक काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करूंगा। मैं आपके साथ वे सभी प्रश्न डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो 15 मार्च को 12th क्लास का हिंदी ऐच्छिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले पार्ट एक, जयशंकर प्रसाद। इसमें दो कविताएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत कविता में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है। उत्तर है, सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। तो पहला कारण क्या हुआ कि प्रेम में असफलता। दूसरा, वह इस संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे, भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। तो इसका मतलब दूसरा कारण क्या हुआ कि वह संसार में अब अकेली है। उसके परिवार के सभी सदस्य युद्ध में मारे गए। तो देवसेना की हार या निराशा के दो प्रमुख कारण हो गए, पहला प्रेम में हार और दूसरा संसार में अकेले रह जाना। इसके अलावा भी इस पार्ट में एक दो प्रश्न और है जो थोड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन यह प्रश्न जो मैंने अभी बताया आपको जरूर करना है। एक प्रश्न और है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। कभी कभी यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इस उत्तर को भी पढ़ लेना अच्छे से। और पहला प्रश्न जो है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भिख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में आया है, तो एक बार इसको भी आप देख लेना। अब देखते हैं कार्नेलिया का गीत। इस कविता में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पहला ही है कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। बेटा बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है, प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। नंबर एक, भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। नंबर दो, यहां पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। नंबर तीन, यहां का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। बेटा यहां गलती से आदित्य लिखा हुआ है, इसको आपने अद्वितीय लिखना है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई और ना हो। तो जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है वैसा किसी और देश का नहीं है। नंबर चार, यहां के लोग दया, करुणा और सहानुभूति भावनाओं से भरे हुए हैं। नंबर पांच, भारत की संस्कृति महान है। तो इन विशेषताओं को इस पाठ में बताया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। उत्तर देख लेते हैं। उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। बेटा खग होता है पक्षी, लेकिन यहां पर इस पक्षी के स्थान पे अप्रवासी लोगों का अर्थ दिया गया है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहां आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुखों में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है, मतलब हम दूसरे को दुख को देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था इस पार्ट का। इसके अलावा जो और प्रश्न है बेटा एक बार मोटा मोटा नजर उन पे भी आप डाल लेना। जैसे प्रश्न नंबर 4 है, जहां पहुंच अनजान स्त्रीज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2, सरोज स्मृति। बेटा इस पार्ट में पहला ही प्रश्न, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। एक बार इस प्रश्न पे आप लोग नजर जरूर डाल लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। और इस पार्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं।
आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? बेटा आकाश बदलकर बना मही में जो मही है, मही का अर्थ सिर्फ धरती होता है, लेकिन यहां पर जो मही है यह सरोज की ओर संकेत कर रहा है, और जो आकाश है ये कवि की स्वर्गीय पत्नी की ओर संकेत कर रहा है कि सरोज को नववधु रूप में देख के लगता है कि स्वर्ग से कवि की पत्नी स्वयं धरती पर उतर आई है। लेकिन यहां पर जो उत्तर दिया गया है उसमें श्रृंगार पूर्ण कल्पनाओं को आकाश के रूप में बताया गया है। तो आप कोई भी उत्तर बता सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आप यह प्रश्न जरूर से कर लेना, पेपर में आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? आपको पता है सरोज स्मृति में सरोज का विवाह उनके पिता ने अकेले किया था। तो सरोज का जो विवाह है अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि यह परिवार के कुछ लोगों के मध्य ही संपन्न हुआ था। इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। अभाव मतलब ये रस्में नहीं हुई थी। किसी ने विवाह के मंगल गीत नहीं गाए, न ही लोगों का तांता लगा था। तांता लगना मीन्स बहुत सारे लोगों का आना। बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। मां के अभाव में कवि ने ही मां की जिम्मेदारी को निभाया तथा उसे कुल संबंधी नसीहतें दी थी। तो इस पार्ट से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जरूर याद कर लें, इसके पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी और भी प्रश्न है बेटा, अगर चाहो तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 6 वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? एक बार इसको भी आप पढ़ लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट यह नहीं लगता, फिर भी एक बार पढ़ लेना बेटा, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगला पाठ है यह दीप अकेला, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है? तो उत्तर देख लेते हैं। इस कविता में दीप को अकेला बताया गया है। हर मनुष्य भी संसार में अकेला आता है। पंक्ति का अर्थ समाज से लिया गया है। पंक्ति में दीप को लाकर रख देने का तात्पर्य है कि उसे समाज का एक भाग बना देना। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गौरव तथा अहंकार से युक्त है। दीप तेल के कारण जलता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लो झुकती नहीं है, जो उसके गर्व का सूचक है। मनुष्य में अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लो इधर उधर हिलती रहती है। कवि ने इसे ही मदमाता कहा है। मनुष्य भी मस्ती में इधर उधर मदमाता रहता है। यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता कहा है। बेटा मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो दीप है, दीप व्यक्ति का प्रतीक है, और जो पंक्ति है वो समष्टि यानी समाज का प्रतीक है। यह आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से जो आता है पेपर में, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक है। बेटा मनुष्य के स्थान पे आप यहां व्यक्ति भी बोल सकते हैं कि दीप व्यक्ति का प्रतीक है। इसमें विद्यमान पंक्ति शब्द समाज का प्रतीक है। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य समाज के साथ जोड़ना है, मतलब मनुष्य को समाज के साथ जोड़ना चाहिए। इसे ही व्यष्टि का समष्टि में विलय कहा गया है, अर्थात व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देना ही व्यष्टि का समष्टि में विलय है। ऐसा होना आवश्यक है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण करता है। इस तरह ही समाज और मनुष्य का कल्याण होता है। जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य समाज में एकीकार होकर समाज का विकास करता है। दोनों का विलय होना आवश्यक है, उनकी शक्ति का विस्तार है। समाज भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। जब तक व्यक्ति की शक्तियों का प्रयोग समाज के भले के लिए नहीं होगा, व्यक्ति की सार्थकता नहीं होगी। यह बातें भी आप इसमें जोड़ सकते हो।
यह प्रश्न पिछले साल भी कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? बेटा गीत तभी सार्थक होता है जब वह गायन से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात जब गीत को गाया जाता है। और मोती भी तभी सार्थक होता है जब गोताखोर उसे समुद्र से बाहर निकाल लाता है। जब तक गीत को गाया नहीं जाएगा, उसका महत्व नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगेगा कितना अच्छा गीत है। उसी प्रकार जब तक मोती समुद्र की गहराइयों से बाहर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा कितना चमकीला, कितना सुंदर, कितना कीमती मोती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है जब तक समाज से नहीं जुड़ेगा, उसकी योग्यताओं का, क्षमताओं का, शक्तियों का समाज को पता नहीं लगेगा, समाज के लिए बेकार है। तो इस पार्ट से आपको ये प्रश्न जरूर पढ़ने हैं। बेटा एक प्रश्न और है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। यह प्रश्न भी एक आधी बार आ जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। यह मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट करके दिखा दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है। बेटा अगली कविता है इस चैप्टर में, मैंने देखा एक बूंद। इस चैप्टर से कोई खास इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता नहीं है, पेपर में भी कभी कभी पूछा गया है, लेकिन आप इस प्रश्न को एक बार देख ले, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है, इसको एक बार पढ़ लेना। मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको। और दूसरा क्वेश्चन, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रहने की सार्थकता बताइए। इसको भी एक बार पढ़ लेना, छोटा सा प्रश्न है, इसको पढ़ लेना बेटा, कभी कभी शायद पेपर में आ जाए तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं था, तो इसको जरूर पढ़ लेना। अगला पार्ट है बनारस। बेटा बनारस पार्ट से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपरों में आता है, वह है खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है। बेटा खाली कटोरों में वसंत का उतरना का आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है। इससे पहले उसे भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी है और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हैं और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में वसंत का उतरना कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। इससे ऊपर भी एक प्रश्न था कि वसंत, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है, एक बार इसको भी देख लेना। अगला प्रश्न है जो यहां इंपॉर्टेंट है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। बेटा यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर देख लेते हैं। बनारस शहर के लिए दो जगह मानवीय क्रियाएं अभिलक्षित हुई हैं, वे इस प्रकार है, इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। अब इसका जो व्यंजनार्थ है वो है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से शहर के गली मोहल्लों में धूल ही धूल नजर आ रही है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है। और जो दूसरी क्रिया यहां पर आई थी, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें जो व्यंजनार्थ है कि बनारस आध्यात्मिकता में इतना रत है कि उसे हो रहे बदलावों के विषय में ज्ञान ही नहीं है। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है, वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान खड़ा है। अगला जो कविता है इस पाठ में वो है दिशा। बेटा दिशा बहुत छोटी कविता है। बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? जिस तरफ बच्चे की पतंग उड़ी जा रही थी वह उसी दिशा को जानता है, अर्थात बच्चे को यह नहीं पता हिमालय किधर है, वह तो उसी दिशा पे अपना ध्यान केंद्रित करता है जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है। एक बार पढ़ लेना इसको भी। और दूसरा प्रश्न भी बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, पेपर में मैंने इसको कभी देखा नहीं है। अगला पार्ट देखते हैं, वसंत आया। बेटा ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आया था कि कवि को वसंत आगमन की सूचना जो है ना वो प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके कारण मिल जाती है। तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। किसी बंगले में पेड़ पर, शायद अशोक के पेड़ पर चिड़िया के कूकने से, सड़क किनारे चलते हुए फुटपाथ पर पैरों के नीचे सूखे चुरमुराए पत्तों की ध्वनि से, और जब सुबह सुबह गुनगुन सी हवा जो फिरकी की तरह आती है उससे कवि को वसंत आगमन की सूचना मिल जाती है। और इसका प्रमाण क्या था? बेटा प्रमाण था
कि आज दफ्तर में छुट्टी थी और कैलेंडर से भी कवि को पता था कि वसंत आगमन की पुष्टि हो चुकी है। यह प्रश्न पिछली बार आया था। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि वसंत पंचमी के दिन दफ्तर में यानी कार्यालय में अवकाश होता है, तो यह इस बात का प्रमाण था कि वसंत आ गया है। और कवि को अवकाश का दूसरा प्रमाण था, उसको कैलेंडर से भी पता था कि आज बसंत आ गया है। तो इसका उत्तर एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से, इसको नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेटा एक प्रश्न और है इस पाठ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न इस बार आ जाए, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, और हमारा जो अस्तित्व है वो प्रकृति के कारण ही है, परंतु आज के परिवेश में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वह सुविधा भोगी हो गया है, भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रकाश डालना है। बेटा मैं आपको पूरा उत्तर दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगली कविता है तोड़ो। बेटा पहला ही प्रश्न, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेटा तोड़ो कविता में जो पत्थर और चट्टाने हैं ये बंधनों और बाधाओं के प्रतीक हैं। बंधन और बाधाएं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसलिए कवि मनुष्य को इनके हटाने के लिए प्रेरित करता है। उसके अनुसार यदि इनसे पार पाना है तो उन्हें तोड़कर अपना रास्ते से हटाना होगा, तभी मंजिल पाई जा सकती है। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? बेटा अनुसार कवि के अनुसार जो समानताएं वो इस प्रकार हैं, धरती में मिट्टी विद्यमान होती है, उसमें पत्थर और चट्टानें व्याप्त हो तो वह बंजर हो जाती है, जिससे उसमें से किसी भी प्रकार की फसल पैदा नहीं हो सकती। इसी प्रकार मन की भूमि बंधनों और बाधाओं के कारण बंजर हो जाती है, अर्थात बंधन और बाधाएं उसकी सृजन शक्ति को कमजोर बनाते हैं। दूसरा है, धरती के भीतर पत्थर और कठोरता का समावेश है, ऐसे ही मन में उबाऊपन और खीज विद्यमान है। धरती के भीतर यदि पत्थर और चट्टान विद्यमान होंगे तो उसकी पैदावार शक्ति घट जाएगी। इसी तरह मन में शंकाएं और खीज विद्यमान रहेगी तो उसकी सर्जन शक्ति घट जाएगी। और अगला पॉइंट दिया गया है कि धरती में हल चलाकर उसके भीतर व्याप्त चट्टानों और पत्थरों को बाहर निकाला जा सकता है तथा उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। वैसे ही मन में व्याप्त शंकाओं, बाधाओं तथा खीज को निकालकर उसकी सृजन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से और अंत गोड़ो गोड़ो से, विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया है। एक बार इसको पढ़ लेना बेटा, यह प्रश्न भी थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं आपको पूरा आंसर दिखा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। तो बेटा मैंने आपके साथ आधुनिक काव्य खंड के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं वो शेयर कर दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, सभी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।